हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरणों की, जहां हमने बात की सबसे पहले 1885 से लेकर के 1905 और उसके बाद में हमने बात की 1905 से लेकर के 1919 वालों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे विशेष रूप से जो उग्रवादी चरण या जिसे हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। देखिएगा, इसी उग्रवादी चरण में एक तो हम लोगों ने बात की बंगाल विभाजन की। किसकी बात की? बंगाल विभाजन की। आज जो हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से, उसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। कब हुई, कैसे हुई, किन किन परिस्थिति में हुई, क्या क्या इस मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद में एक शिष्टमंडल जो था, और इस शिष्टमंडल में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 36 लोग थे। ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन के बाद में, किसके बाद में? बंगाल विभाजन के बाद में एक शिष्टमंडल था। क्या था? शिष्टमंडल। और इस शिष्टमंडल का जो नेतृत्व कर रहा था, ध्यान रखिएगा कि एक जो शिष्टमंडल जो था, इस शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे थे कौन? आगा खां। कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे इसका कौन? आगा खां। कौन कर रहे थे? आगा खां, ठीक है। इस शिष्टमंडल में कुल कितने लोग? 36 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 36 लोग शामिल थे। और इस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया किसने? आगा खां ने। किसने किया? आगा खां ने, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 को, 1 अक्टूबर 1906 को ये जो शिष्टमंडल है, ये जो शिष्टमंडल है, ये जाकर के मिला तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे, जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो। वायसराय थे। कौन थे? वायसराय। और वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो। ध्यान रखना, वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो। तो इस लॉर्ड मिंटो से जाकर के 36 लोगों का एक शिष्टमंडल, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? आगा खां, 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में जाकर के मिले। वायसराय लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिले? शिमला में मिले। शिमला में मिले। कौन मिले साहब? ये सारे के सारे लोग, ठीक है ना। आगे बात समझ। कारण क्या था इसके पीछे? इन्होंने, शिष्टमंडल ने जाकर के एक बात कही। क्या बात कही? इन्होंने कहा कि साहब हमें मुस्लिमों के लिए ध्यान रखना कि अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली हमारे लिए की जानी चाहिए। ये बात सबसे पहली बार बात कब की है? 1 अक्टूबर 1906 की है। ध्यान रखना कि इस समय, किस समय? इस समय जब ये शिष्टमंडल जाकर के मिला था लॉर्ड मिंटो से, उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता कि इस शिष्टमंडल का जो प्रतिवेदन था, उस प्रतिवेदन का प्रारूप आर्चबोल्ड ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? आर्चबोल्ड ने। अब यही ध्यान रखिएगा कि यहीं से अलीगढ़ के प्राचार्य हुआ करते थे। अलीगढ़ कॉलेज, कौन सा? अलीगढ़ जो कॉलेज था, इसके प्राचार्य थे, जिनका नाम क्या था? आर्चबोल्ड। क्या नाम था? आर्चबोल्ड। और वायसराय के निजी सचिव जो थे वो डनलप स्मिथ थे। इनके भी इस शिष्टमंडल के साथ में जो ये प्रारूप तैयार किया गया था, जहां पहली बार एक तरीके से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं। तो ये प्रारूप सारा का सारा जो तैयार किया गया वो आर्चमंडल के द्वारा किया गया था। आर्चबोल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? आर्चबोल्ड के द्वारा। ध्यान रखना कि मुस्लिमों के लिए, किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। किसके लिए? मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन। क्या चीज? पृथक निर्वाचन की मांग की थी। ध्यान रखना, किसकी मांग की थी? पृथक निर्वाचन की मांग की थी, ठीक है। अब यहां हम क्योंकि बात हम कर रहे हैं किसकी? मुस्लिम लीग की। फिर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा साहब सर ये बात क्यों बता रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं? यदि हम बात करें किसकी?
मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य की यदि हम लोग बात करेंगे तो मुख्य उद्देश्य क्या है मुस्लिम लीग का? मुस्लिम लीग का यही तो है कि अंग्रेजों के लिए मुस्लिम वर्ग को एक तरीके से स्वामी भक्त के रूप में उभार के लाना था, ताकि इन मुस्लिम भाई बहनों को, भाई लोगों को जो है उस समय एक तो मुसलमानों के स्वामी भक्त के रूप में आ जाए, और साथ ही साथ इनका थोड़ा सा उत्थान हो। क्या हो? उत्थान हो, सरकारी नौकरियों में भी इनको क्या मिल जाए? हिस्सेदारी मिल जाए। यही जो चीज थी वही आगे चल करके मुस्लिम लीग के उद्देश्यों में शामिल हुई। किसके रूप में? मुस्लिम लीग के उद्देश्यों में शामिल हुई थी। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज एक तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना, आगा खां के द्वारा की गई थी। एक शिष्टमंडल था जिसमें 36 लोग शामिल थे। ये वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में जाकर के मिले थे और इन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की थी 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर की बात है। बात कब की है? 1 अक्टूबर 1906 की बात कब की है? 1 अक्टूबर 1906 की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मुस्लिम लीग के स्थापना की। किसकी बात करते हैं? मुस्लिम लीग की स्थापना की। ध्यान से सुनिएगा। ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, कौन थे? सलीमुल्लाह, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विशेष रूप से जब हमने बंगाल विभाजन की बात कही तो बंगाल विभाजन में जो पूर्वी बंगाल जो था, और इस पूर्वी बंगाल की राजधानी मैंने आपको बताया क्या था? ढाका। पूर्वी बंगाल के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, इस सलीमुल्लाह जी ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। वो चाहते थे कि किस जो है मुस्लिम जो है वो क्या रहे? अलग ही रहे। आगे बात समझ में। इसी सलीमुल्लाह साहब ने 30 नवंबर 1906 को ढाका में, ध्यान देना, 30 नवंबर 1906 को ढाका में मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक थी। इसी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्थापना की घोषणा की। ध्यान रखिएगा, स्थापना की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? स्थापना की, ठीक है ना। स्थापना की घोषणा, स्थापना की क्या की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा कि ढाका के गवर्नर या ढाका के नवाब कौन? सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां ने, किसने? सलीमुल्लाह खां ने। ढाका के नवाब थे, कौन थे? सलीमुल्लाह खां। इन्होंने 30 दिसंबर 1906 को 30/12/1906 ईस्वी को 30/12/1906 ईस्वी को। ध्यान रखना क्या चीज बेटा? क्या ध्यान रखोगे कि मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की क्या की? घोषणा की। अखिल भारतीय, क्या चीज? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। स्थापना की घोषणा की। बाद में 1913 में जाकर के इसी मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना। आगे बात समझ। तो नवाब सलीमुल्लाह जो खां जो थे, ये ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन? क्या थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। तो ध्यान रखिएगा, अगली मैं बात कर रहा हूं किसकी? संस्थापक अध्यक्ष कौन हो गए? संस्थापक अध्यक्ष कौन हो गए? नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह जो थे वो मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। आगे बात समझ क्लियर है? बात करें हम सह संस्थापक की,
किसकी बात करें? सह संस्थापक, सह संस्थापक। तो सह संस्थापक में आपको दो लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्या नाम? एक तो सीधी सीधी बात है आगा खां। कौन? आगा खां। और एक थे वकार उल मुल्क। एक तो ध्यान रखना आगा खां, आगा खां, और वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क जो थे वो इसके क्या हुआ करते थे? सह संस्थापक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सह संस्थापक हुआ करते थे। आगे बात समझे। वकार उल मुल्क जो थे, ठीक है ना, वकार उल मुल्क पूरा नाम वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ठीक है ना, इसके क्या बने थे? प्रथम अध्यक्ष बने 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में आगा खां इसके क्या बन गए थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखिएगा कि 1908 ईस्वी में, नोट 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में सर आगा खां, सर आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष बने, इसके स्थायी अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, आगे बात समझ। तो मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सर आगा खां। कब बने? ये 1908 ईस्वी में। बात करते हैं इस मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या थे स्थापना के। बात करते हैं क्या चीज है, उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा, पहली चीज वही मैं आप लोगों को बता चुका कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। पहली चीज क्या है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। क्या चीज? पहली चीज। और यदि ये निष्ठा बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को उच्च पदों में भी क्या मिलेगी? भागीदारी। मुसलमानों को सरकारी पदों में, सरकारी उच्च पदों में भागीदारी बढ़ाना। वह उनके राजनीतिक हितों का संरक्षण करना। क्या करना? संरक्षण करना। आगे बात समझिए, मुसलमानों के राजनीतिक हितों के संरक्षण भी करना और साथ ही साथ सरकारी उच्च पदों में क्या करना? उनकी भागीदारी बढ़ा देना ताकि मुसलमानों का स्तर ऊपर बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की, ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ कराची में। कहाँ हुआ? कराची में। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण किया गया। अधिवेशन की बात करें, अधिवेशन कौन कौन से हुए? तो प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं हम लोग। कौन सा अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, ध्यान देना, प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? 1907 में। कहां हुआ? कराची में। कहां पर हुआ? कराची में। और ध्यान रखिएगा कि इसमें मुस्लिम लीग का संविधान तैयार किया गया। इसमें मुस्लिम लीग का संविधान तैयार किया गया। संविधान तैयार किया गया।
का संविधान तैयार कब किया गया? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। आ गई बात समझ में? और ध्यान रखिए अब विशेष बात क्या कि ये जो मुस्लिम लीग का जो संविधान है ना, इसी संविधान को क्या कहा गया? ग्रीन बुक। ठीक है ना, क्या चीज? ग्रीन बुक। और इस ग्रीन बुक का जो प्रारूप तैयार किया गया था, वो प्रारूप तैयार किया गया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। अली बंधु जो थे उनमें से एक हुआ करते थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है ना, तो इसे एक तो क्या कहा? ग्रीन बुक। क्या नाम दिया? ग्रीन बुक कहा गया। और इस ग्रीन बुक का जो प्रारूप है, क्या चीज? प्रारूप। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर द्वारा। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भैया। अब बात करते हैं इसके दूसरे अधिवेशन की। बात करते हैं मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन। ये आप लोगों के लिए बड़ा विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन। और इस दूसरे अधिवेशन में ध्यान रखिएगा कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1908 में। कब हुआ? 1908 में। आ गई बात समझ? दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1908 में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई, इस अधिवेशन की क्या अध्यक्षता जो की गई थी, ध्यान रखिएगा, विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, अध्यक्षता की गई थी सैयद इमाम के द्वारा। किसके द्वारा? सैयद इमाम, सैयद इमाम के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई। बात करें कि कहां पर हुआ ये दूसरा अधिवेशन, कहां हुआ? तो दूसरा अधिवेशन का जो स्थान था वो था अमृतसर। क्या था? अमृतसर। अमृतसर बोले तो क्या चीज? पंजाब। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ इसका? अमृतसर में हुआ। इसमें विशेष बात क्या कि इस मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इसकी मुख्य घटना की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान रखना, मुख्य घटना की बात कर रहा हूं। और मुख्य घटना इसकी क्या थी कि मुस्लिमों हेतु क्या चीज? मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की क्या की गई? बात की गई। और इसी बात को स्वीकार कर लिया गया कब? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। हालांकि इससे पहले जब हमने बात की, क्या बात की कि यह एक वहां सबसे पहले एक शिष्टमंडल था 1 अक्टूबर 1906 को, जिसमें शिष्टमंडल में कुल कितने लोग शामिल थे? 36 लोग। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आगा खां के द्वारा। ये वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले थे शिमला में। पहली बार यहां मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई। लेकिन मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में? तो ध्यान रखना, दूसरे अधिवेशन में, जो कि किया गया कहां पर? अमृतसर में। कब? 1908 में। किसकी अध्यक्षता में? तो सैयद इमाम के अध्यक्षता में। ठीक है, आगे बात समझ में। इस अधिवेशन की मुख्य बात क्या थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। मुसलमानों हेतु, ध्यान दीजिएगा कि मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। ठीक है, तो मुख्य घटना क्या रही कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की क्या की गई थी? मांग की गई थी।
ये मांग सबसे पहले हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। आगे बात समझ में क्लियर है। मोहम्मद अली जो जिन्ना जो थे, ये मुस्लिम लीग का इन्होंने क्या किया? पुनर्गठन किया था। कब? 1913 में, मैंने बता दिया। और इसी मुस्लिम लीग का जब उन्होंने पुनर्गठन किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो इसका नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ध्यान रखिएगा, नोट लगा करके एक बात लिख रहा हूं। फिर हम बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का पुनर्गठन 1913 ईस्वी में किस नाम से किया? यह भी महत्वपूर्ण बनता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। किसके नाम से? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से किया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, एक चीज इसमें और क्या ध्यान रखोगे कि इसका जो मुख्य लक्ष्य रखा गया, ये मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया? स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया। इसी में क्या चीज? स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया। तो स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। सीधा प्रश्न ये भी बन सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? तो 1913 में। और फिर इन्होंने क्या किया? इसका पुनर्गठन किया। किस नाम से? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। और यहीं पर 1913 में ही स्वशासन को इस मुस्लिम लीग का राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित कर दिया गया। सरोजनी नायडू ने एक बात कही, ये सारी की सारी बातें देख करके सरोजनी नायडू ने कहा कि जिन्ना साहब, आप जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। ठीक है ना? तो सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की। ठीक है, क्या चीज? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। और कब पारित किया गया? 1909। 1908 के अमृतसर अधिवेशन के दौरान जब उन्होंने पहली बार तो नहीं कहेंगे, दूसरी बार होगा, खैर, तो ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की बात करी। ठीक है, तो ये बात उस समय भारत वायसराय जो मार्ले थे उनको बहुत अच्छी लगी कि हाँ, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जीवन में क्या था? हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना और भारत के ऊपर राज करना। और ये स्वयं लड़ना चाहते हैं। आगे बात समझ क्लियर है? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? तुरंत प्रभाव से इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में ध्यान रखना कि मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। और इसी पृथक जो है सांप्रदायिक निर्वाचन ने आगे चल करके भारत विभाजन जैसे बड़े निर्णय के ऊपर ठप्पा लगा दिया।
1909 के जो सुधार अधिनियम थे, इनका लक्ष्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना नहीं था कहीं पर भी। स्वयं मार्ले जो थे, इन मार्ले ने स्वयं कहा था, एक बात कही कि यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हो। वो तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही नहीं चाहते थे। साथ ही साथ मार्ले ने भारत सचिव जो कि लंदन में बैठा हुआ करता था, उसको पत्र लिख करके कहा कि हमने एक ऐसे कड़वे बीज बोए हैं जिसकी फसल आगे आने वाले समय में जो है इसकी फसल क्या होगी, बहुत ज्यादा कड़वी होगी। आगे बात समझ में। और यथार्थ रूप में हुआ भी ऐसा ही। इसी पृथक निर्वाचन प्रणाली ने आगे चल करके भारत विभाजन जैसी बड़ी बात, आगे बात समझ, भारत विभाजन के ऊपर क्या लगा दी थी, ठप्पा लगा दिया था, मोहर लगा दिया था। जहां कर्जन ने पहली बार क्षेत्रीय आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जहां कर्जन ने पहली बार क्षेत्रीय आधार पर भारत को तोड़ने का प्रयास किया, वहीं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा पहली बार, एक तरीके से विशेष रूप से बात करें, जब खुल करके ये चीज सामने आ रही है, तो वहां पर पहली बार भारत को सांप्रदायिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यही सांप्रदायिक प्रयास आगे चल करके जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसमें यह फलीभूत हुआ। बीज इस समय बोए और फसल उन्होंने भारत विभाजन के समय काटी, जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के उस समय क्या बन गए थे, जो है दुश्मन बन गए थे। आगे बात समझ में क्लियर है। जिस सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, इसी जिन्ना साहब ने आगे चल करके लाहौर अधिवेशन 1940 के दौरान विशेष रूप से पाकिस्तान, स्पष्ट रूप से अलग पाकिस्तान की क्या रख दी थी, मांग रख दी थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। मैंने आपको यह बात भी बताई क्या कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ 1932 लंदन में, तो चौधरी अली ने जो है उस समय विशेष रूप से पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान शब्द का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र करने की बात उस समय जरूर कही। लेकिन इसी बात को जो है परोक्ष रूप में परोसा किसने, जिन्ना ने। किसने परोसा था, जिन्ना ने। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का प्रमुख कारण बना। अब हालांकि ध्यान रखना ये बात भी, क्या बात, कि इस पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने माना नहीं। कांग्रेस खुद इस समय खतरे की वाली स्थिति में थी। कैसी स्थिति में? मैंने आपको कहा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया। और आगे चल करके जब 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ, या लखनऊ अधिवेशन की यदि हम बात करें 1916 की, तो इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और यही चीज कांग्रेस की आगे चल करके सबसे बड़ी भूल बनी थी। यही चीज कांग्रेस की आगे चल करके सबसे बड़ी
भूल साबित हुई थी। इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ये ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इन 1919 के इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो राष्ट्रवादी जो चीज हो रही थी, या जो राष्ट्रवाद जो पनप रहा था, इस राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे, दमन करना चाह रहे थे। और इस दमन में भी वो जो है आगे चल करके क्या हो गए थे, सफल हो गए थे। आगे बात समझ में क्लियर है। अगली हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे दिल्ली दरबार की। किसकी? दिल्ली दरबार की। चलिए बात करते हैं दिल्ली दरबार की। बात करते हैं किसकी? दिल्ली दरबार की। और ये जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया वो किया गया 1911 ईस्वी। कब किया गया? 1911 ईस्वी। सीधा सीधा आपके लिए प्रश्न बनता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1911 में। बात करें क्यों भाई, कारण क्या है, क्यों? इसमें एक चीज और जोड़ लो, क्या? दिसंबर 1911, दिसंबर 1911। इस दिल्ली दरबार के आयोजन करने के पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी समय ब्रिटिश सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, और उनकी पत्नी जो थी, महारानी जो थी, उसका नाम था मेरी। ये क्या आए थे? भारत आए थे। और उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश सम्राट क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। और उनकी महारानी मेरी। ठीक है, जॉर्ज पंचम वे महारानी मेरी, वे महारानी मेरी के दिल्ली आगमन पर, दिल्ली आगमन पर स्वागत हेतु इस दरबार का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ध्यान रखना, जॉर्ज पंचम, ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश काल में भारत आने वाले एकमात्र सम्राट थे। अच्छी बात बनती है, ठीक है ना, कि जॉर्ज पंचम कौन है? जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, भारत आने वाले एकमात्र सम्राट थे। भारत आने वाले एकमात्र सम्राट हुआ करते थे। ये एकमात्र सम्राट थे, एकमात्र सम्राट थे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो, जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो 12 दिसंबर 1911 को इसी दिल्ली दरबार में ध्यान रखना कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द घोषित कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ
भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को जो है भारत की क्या बना दिया गया, राजधानी बना दिया गया। ध्यान रखना, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई है, लेकिन क्या चीज, दिल्ली भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को, दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब है, 1 अप्रैल 1912 को जो है दिल्ली भारत की क्या बनी थी, राजधानी बनी थी। आगे बात समझ में क्लियर है ना। दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो बंग भंग को रद्द घोषित कर दिया गया, ठीक है, कब, इसी दिसंबर कब, इसमें भी पूरी लिख लो भले, क्या होएगा, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। आगे बात समझ, मुख्य घटना याद रखना, क्या, बंगाल विभाजन रद्द घोषित कर दिया गया, ठीक है। आगे बात समझ, साथ ही साथ जो है दिल्ली को, किसको, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन रद्द घोषित करने के बाद ध्यान रखना, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है। क्या चीज, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जो कि उसका पहले महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। बात हमने करी थी 1874 में, मैंने आपको कहा कि असम को भी जो है क्या कर दिया गया था, असम को भी अलग कर दिया था, किससे, बिहार से। लेकिन असम से विभाजित कर दिया फिर आगे किसको, सिलहट को, किसको, सिलहट को। तो यहां पर एक घटना और हुई, क्या घटना हुई कि साहब असम में जो है सिलहट को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो ये 3 घटनाएं मुख्य, ध्यान रखना, मुख्य घटना क्या, मुख्य घटना क्या रही, तो पहली चीज क्या कि बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द हो गए। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो दिल्ली दरबार में 1911 में, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब विभाजन रद्द करने के साथ ही साथ बंगाल से बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है। जबकि सिलहट को, किसको, सिलहट को असम में शामिल कर दिया गया, असम में शामिल कर दिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है। अगली बात क्या कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, लेकिन विशेष बात ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 1912 को 1/4/1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बना। दिल्ली भारत की राजधानी बना। तो आपसे बहुत अच्छा लॉजिकल प्रश्न बनता है यहां से कि निम्न में से किस स्टेट ने
2012 में अब राजधानी के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मनाया। तो ध्यान रखना, यहीं पर लिख रहा हूं कि 2012 ईस्वी में दिल्ली ने राजधानी के रूप में, किसके रूप में? राजधानी के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। राजधानी के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, अपना शताब्दी वर्ष मनाया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से एक तो ध्यान रखना। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिए, इसी दौरान आपको पता है कि 1914 में, कब? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, ये बात लिखवाने की नहीं है, केवल समझने की है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियों में तो हम बात करें तो केवल एक कांग्रेस ही थी। अब हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस जो है वो उग्रवादी और उदारवादियों में विभाजित हो गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, ध्यान रखना। इसके अलावा जो छोटी मोटी पार्टियां जो हुआ करती थी, चाहे मुस्लिम लीग की बात कर लें या अन्य पार्टियों की बात कर लें, तो इन समस्त राजनीतिक पार्टियों ने ब्रिटेन का साथ दिया। उदारवादी वर्ग के जो लोग थे, कौन? उदारवादी वर्ग के जो लोग थे, ये विशेष रूप से ये मानते थे, क्या मानते थे बेटा? कि यदि हम, क्या चीज? यदि हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, ब्रिटेन का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, तो हमने जो स्वशासन की मांग कर रहे हैं, हम जो स्वशासन की मांग कर रहे हैं, ये स्वशासन की मांग हमारी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। आगे बात समझ। विशेष रूप से उस समय 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब गांधी भारत आए तो उन्होंने एक विशेष काम किया। क्या काम किया? कि गांधी जो था वो गांव में घूमा और गांव का जो युवा वर्ग था, इस युवा वर्ग को ब्रिटिश सेना में, क्या चीज? ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए उन्हें उकसाया। क्योंकि ये इस प्रकार की बात सोचते थे। क्या, कैसी बात सोचते थे? कि साहब यदि हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे तो ये हमें क्या दे देंगे? स्वशासन दे देंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसी युद्ध के दौरान तिलक और गांधी ने जो है सरकार की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया और सैनिकों की भर्ती के लिए गांवों का क्या किया था? दौरा किया था। और इसी कारण ध्यान रखिएगा कि गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। ब्रिटिश सरकार इससे प्रसन्न होकर के ब्रिटिश सरकार ने गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखना ये बात विशेष रूप से, हालांकि आगे जब गांधी की बात करेंगे तो उसमें ये चीज मैं आप लोगों को विशेष रूप से बताऊंगा, लेकिन फिर भी इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यही कारण था। क्या कारण था? कि इस गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी थी, कौन सी? केसर ए हिंद की। कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की। तो ब्रिटिश जो है ब्रिटिश सरकार की क्या कर दी गई थी? सहायता की गई थी। आगे बात समझो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यदि हम बात करें तो टर्की के विरुद्ध, क्योंकि उस समय टर्की या तुर्की की हम बात करें तो तुर्की का जो खलीफा हुआ करता, सुल्तान हुआ करता था, उसी सुल्तान को एक तरीके से खलीफा का पद प्राप्त था। समस्त मुस्लिम जो लोग थे इसी सुल्तान को क्या मानते थे? अपना खलीफा मानते थे। तो टर्की के विरुद्ध जैसे ही ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की तो इसी के साथ मुस्लिम लीग का
किसका? मुस्लिम लीग का ब्रिटिश सरकार से क्या हो गया? मोह भंग हो गया। और मुस्लिम लीग एक बार फिर प्रयास मौका ढूंढ रही थी। क्या मौका ढूंढ रही थी साहब? कि एक बार पुनः कांग्रेस के क्या आ जाए? नजदीक आया जाए। क्या आया जाए? नजदीक आया जाए। यही मौका जब उसे मिला, वो मिला था वस्तुतः कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन, जो कि कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कामा गाटा मारू। क्या चीज? कामा गाटा मारू प्रकरण की बात हम लोग करेंगे। क्या प्रकरण है उसके बारे में आप लोगों को समझना है पहले तो, और फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, अच्छा प्रश्न बनता है। क्या चीज? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कामा गाटा मारू पहली चीज तो था क्या, तो वो भी बात करेंगे। और ये प्रकरण हुआ कब, वो भी बात करेंगे। कामा गाटा मारू, ठीक है, ठीक है, प्रकरण। और कब किया, कब हुआ ये? 1914 में। कब हुआ ये? 1914 में। क्या था ये वस्तुतः प्रकरण, तो उसको भी समझो। देखो, कामा गाटा मारू प्रकरण, ठीक है ना? क्या था ये वस्तुतः? देखो, कनाडा में क्या होता था कि कनाडा में भारतीयों की प्रवेश के बारे में ये विवाद था मुख्य, ठीक है ना? क्या था ये? क्या? तो ध्यान रखिएगा कि कनाडा में, कहां पर? कनाडा में, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश, भारतीयों के प्रवेश का विवाद था। प्रवेश का विवाद था। ये कैसे था, क्या था, अब इसको समझिएगा, ठीक है ना? आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि कनाडा में भारतीयों के प्रवेश का विवाद किस घटना के नाम से जाना जाता है? तो कामा गाटा मारू। क्या चीज? कामा गाटा मारू। ये वस्तुतः जहाज था। वस्तुतः इसी जहाज का दूसरा नाम गुरु नानक जहाज। क्या था, कैसे था, अब उसको समझो, ध्यान से सुनना। कि कनाडा में ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। यदि कोई व्यक्ति सीधे भारत से कनाडा जाता तो उसका प्रवेश सुनिश्चित था, उसे प्रवेश मिल जाता था, वीजा चेक होता था, सारी चीजें चेक होती थी। लेकिन ऐसे भारतीय जो भारत से नहीं आते थे सीधे, अपितु आसपास के देशों से आ जाते थे, कहां पर? कनाडा, तो उनका प्रवेश क्या था? निषेध था। इसी समय एक बात हुई, इसके पीछे कारण भी सुन लो, कि उन दिनों जो है भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई मार्ग नहीं था। भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई क्या नहीं था? मार्ग नहीं था। नवंबर 1913 में, कब? नवंबर 1913 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। आ गई बात समझे? पहली चीज देखो, दो चीजें, कि कनाडा में ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध था जो सीधे भारत से नहीं आते थे, ठीक है। दूसरी चीज, उन दिनों भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई मार्ग भी नहीं था, तो इसका मतलब एक तरीके से भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध ही था। लेकिन नवंबर 1913 में सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। और इस फैसले से उत्साहित होकर के एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुरुदीत सिंह। क्या नाम था? गुरुदीत सिंह। इस गुरुदीत नामक भारतीय मूल का व्यक्ति था जो कि सिंगापुर में रहता था। कहां पर? सिंगापुर में। तो भारतीय मूल का सिंगापुर का व्यापारी था। इस सिंगापुर के व्यापारी ने जापानी जहाज था जिसका नाम क्या था? कामागाटा मारू। दूसरा इसका नाम क्या? गुरु नानक नामक जहाज, ठीक है। इसी जहाज से इस जहाज को किराए पर लिया और किराया लेकर के दक्षिणी पूर्वी एशिया के करीब 376 लोगों को, कितने? 376 लोगों को जहाज में भरा और जहाज में भर के वैंकूवर ले गया। कहां ले गया?
वैंकूवर ले गया। आ गई बात समझ में? ज्यादातर लोग भारतीय ही थे इसमें, 376 लोगों में। क्लियर है ना? अब जैसे कनाडा सरकार ने यात्रियों को वहां पर जहाज पहुंचा तो यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया और उनके प्रवेश पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो इन्होंने इसका विरोध किया कि भाई अभी तो आपने 35 लोगों को प्रवेश दे दिया था, अब जब हम आए हैं तो हमें प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो अब तक ये जो चीजें हुई थी वहां कनाडा में क्या चीजें की गई, कनाडा में ध्यान रखना कि कनाडा में सरकार ने क्या किया, जो उसकी कानून में कोई छोटे मोटे जो दोष थे, इन समस्त दोषों को उन्होंने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। और इसी की वजह से 1913 में सुप्रीम कोर्ट में भारतीयों को प्रवेश की क्या दी थी? अनुमति प्रदान की थी। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो यहां तक ये बात ध्यान रखना। इन यात्रियों के अधिकार, अब भाई 376 लोग साथ में, इन यात्रियों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए वैंकूवर में बलवंत सिंह, एक तो ध्यान रखना कौन? बलवंत सिंह। दूसरा व्यक्ति नाम था सोहनलाल पाठक। क्या नाम था? सोहनलाल पाठक। और तीसरा हुसैन रहीम। हुसैन रहीम, इनकी अध्यक्षता में शोर कमेटी का गठन हुआ। कौन सी कमेटी? शोर कमेटी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको घोल करके पी जाना कि कामा गाटा मारू में हमें क्या नहीं करना है? शोर नहीं करना। ये शोर कमेटी किससे, कौन से प्रकरण से संबंधित थी? तो कामा गाटा मारू प्रकरण से संबंधित थी। कौन सी? शोर कमेटी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि अमेरिका में रह रहे भारतीय, कुछ भारतीय थे जैसे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह भाकना, इन्होंने भी इन यात्रियों के संबंध में, यात्रियों के समर्थन में जो है क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। ठीक है, आगे बात समझ के लिए। तो इसी समय जो एक तरीके से बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है ना? और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने क्या कहा? कोई बात नहीं, वहां पर नहीं उतर रहे तो आप जहाज को कहां पर ले आओ? कलकत्ता ले आओ। कहां ले आओ? कलकत्ता ले आओ। तो 29 सितंबर 1914 को, 29 सितंबर 1914 को जहाज जो है कलकत्ता पर पहुंचा। कलकत्ता का जो बंदरगाह था उसका नाम था बजबज। क्या नाम था? बजबज डॉकयार्ड, है ना? बजबज डॉकयार्ड पर पहुंचता है और यहीं पर यात्रियों, 376 यात्रियों और पुलिस के मध्य खूनी संघर्ष हुआ। और इसी खूनी संघर्ष में 18 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 18 लोग मारे गए। गुरुदीत सिंह जो इसका प्रमुख था, ये गुरुदीत सिंह जो था वहां से फरार हो गया। क्या हो गया? फरार हो गया। और 1922 तक नहीं मिला था, ये ध्यान रखना। 1922 में गुरुदीत सिंह ने गांधी जी के कहने के बाद में उन्होंने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था और उन्हें 5 साल की क्या सुनाई गई थी? सजा सुनाई गई थी। यही क्या था? आपका कामा गाटामारू प्रकरण था। क्या था? कामा गाटामारू प्रकरण। तो ध्यान दीजिएगा, कनाडा ने ऐसे भारतीयों पर कनाडा प्रवेश पर रोक लगा दी, जो सीधे भारत से नहीं आते थे। ठीक है, सीधे भारत से नहीं आते थे, ऐसे लोगों के ऊपर कनाडा सरकार ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। आगे बात समझे। और बड़ी बात यह भी थी कि उस समय, है ना, भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई मार्ग भी नहीं था। ठीक है, लेकिन नवंबर 1913 में, ठीक है, नवंबर 1913 में
कनाडा सुप्रीम कोर्ट ने, कनाडा सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों, ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश दिया। जो सीधे भारत से नहीं आए थे, सीधे भारत से नहीं आए। ठीक है, तो 35 भारतीयों को कनाडा में क्या दे दिया गया? प्रवेश दे दिया गया, जो सीधे सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। अब इसी फैसले से उत्साहित होकर के देखो, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाएगा, कौन था? गुरुदीत सिंह। ठीक है ना, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यापारी, क्या नाम था? गुरुदीत सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा। गुरुदीत सिंह ने जापानी जहाज, और जापानी जहाज का नाम क्या है? यही नाम क्या है, ध्यान रखना। ठीक है ना, गुरुदीत सिंह जापानी जहाज क्या? कामागाटामारू। इसीलिए इस प्रकरण को नाम ही क्या बोलता है? कामागाटामारू। कामागाटामारू। ठीक है, इसी का नाम क्या मिलता है? गुरु नानक जहाज। गुरु नानक जहाज। ठीक है ना, क्या नाम है? कामागाटामारू। इसी को क्या कहा जाता है? गुरु नानक जहाज। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है? तो जापानी जहाज था जिसका नाम क्या था? कामागाटामारू या गुरु नानक जहाज। इसको किराए पर लिया। ठीक है ना, को किराए पर ले, $376 यात्रियों सहित, 376 यात्रियों सहित कहां पहुंच गया? वैंकूवर पहुंचा। कहां पर पहुंचा? वैंकूवर पहुंचा। कहां आ गया? वैंकूवर आ गया। क्या आ गया? वैंकूवर। तो कनाडा सरकार ने, किसने? कनाडा सरकार ने क्या ऐसे हलवा है क्या? यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया और उनके प्रवेश पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। कनाडा सरकार ने यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया। वह प्रवेश पर क्या चीज? प्रवेश पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इंपॉर्टेंट करना ये वाली लाइन कि यात्रियों के अधिकारों के लड़ने हेतु
यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु, अधिकारों के लिए लड़ने हेतु, लड़ने हेतु। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना इस चीज का। 3 लोग आपको ध्यान रखना है, क्या चीज? बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम। बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक व हुसैन रहीम की अध्यक्षता में कौन सी कमेटी? सौर कमेटी। कौन सी कमेटी? सौर कमेटी का गठन किया गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो आपसे एक तो अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि भाई सौर कमेटी किससे संबंधित थी? तो कामागाटामारू प्रकरण से संबंधित थी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है, इसका भी ध्यान रखना। कौन कौन लोग याद रखोगे? एक तो भगवान सिंह, एक बरकतुल्ला। भगवान सिंह, बरकतुल्ला। कौन? बरकतुल्ला, भगवान सिंह, ठीक है ना? भगवान सिंह। भगवान सिंह के साथ में कौन? बरकतुल्ला। और रामचंद्र और सोहन सिंह भकना। रामचंद्र वे सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना ने, ठीक है, क्या किया? आंदोलन चलाया। क्या किया? आंदोलन चलाया, ठीक है, आंदोलन चलाया। अब इस स्थिति में देखो चारों तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रेशर बनाया जा रहा है। इसी समय आपको पता है कि क्या चल गया था? प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, ठीक है। तो इसलिए इस जहाज को कलकत्ता पहुंचने का क्या दे दिया गया? आदेश दे दिया गया। तो इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस जहाज को सरकार द्वारा कलकत्ता पहुंचने का आदेश दिया गया। कलकत्ता पहुंचने का आदेश दिया गया। उनतीस सितंबर को जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पहुंचा।
अंग्रेजी सैनिकों व यात्रियों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए। कितने? 18 यात्री मारे गए। 18 यात्री मारे गए। गुरुदीत सिंह भूमिगत हो गया। ठीक है, भाग गया, वहां से फरार हो गए। कौन? गुरुदीत सिंह। आगे बात समझिए। और इसी गुरुदीत सिंह ने 1922 में गांधी जी के कहने पर क्या किया था? आत्मसमर्पण। जिसने 1922 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर सरकार के सम्मुख आत्मसमर्पण किया और 5 साल का कारावास हुआ। 5 साल का क्या हुआ? कारावास हुआ। तो ये था कामागाटा मारू प्रकरण। आगे बात समझ क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें विशेष रूप से एक तो हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट की और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की। किसकी? होम रूल लीग आंदोलन, जो कि वस्तुतः तिलक और जो है क्या नाम रे एनी बिसेंट, क्या चीज़? एनी बिसेंट जो थे उनके द्वारा विशेष रूप से चलाया गया था। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस तरह से कि संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।